हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। 22 जुलाई की क्लास है और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। शॉक प्रूफ स्टेट इसका टाइटल है। आपने रिसेंटली सुना होगा 2-3 दिन पहले एक इंटरनेट आउटेज हुआ था, जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स, सारे एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, यूपीआई सब ने काम करना बंद कर दिया। तो ये तो एक दिन में सही हो गया, लेकिन अगर ऐसा आउटेज लंबा चल जाए तो इससे इकॉनमी और आम आदमी को कितनी डिसकंफर्ट होगा, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिकल है, नई थीम है आपके लिए, ज़रूर से इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपने क्विज़ के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। हर रोज़ की तरह करवाता ही हूँ मैं आपको। भाई 10 में से 10 नंबर्स आपको क्लास के लास्ट में मिल जाएं तो आपने जो सीखा उसको आपने टेस्ट भी कर लिया है ना। चलिए, क्लास के लास्ट में इस क्विज़ से निपटा जाएगा। आइए पूरे जोश के साथ में लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी शॉक प्रूफ स्टेट। ध्यान से समझना, स्टेट यहाँ पे कोई राज्य की बात नहीं कर रहा। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, पंजाब की बात नहीं हो रही। जब भी स्टेट वर्ड छोटा लग कर के आए, एस, ये एस देख रहे हो, स्मॉल एस है ना। स्टेट का मतलब होता है सरकार या राज्य। कंट्री बोल सकते हैं आप इसको, शासन बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ा स्टेट लगेगा तो समझ लो भारत के किसी राज्य की बात हो रही है। जनरल रूल बता रहा हूँ आपको। छोटा स्टेट है तो मतलब सरकार या राज्य की, या यूं कह दें प्रशासन की बात हो रही है। कह रहा है जी हमें एक ऐसी सरकार, एक ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा राज्य चाहिए जो शॉक प्रूफ हो। अब ये शॉक प्रूफ क्या होता है भला? देखिए, प्रूफ का मतलब आपको पता है, सबूत। आप कई बार बोलते हो ना, क्या प्रूफ है भाई इसका, क्या प्रूफ है इसका। लेकिन वो जो वर्ड प्रूफ है ना, वो नाउन है। जब ये वर्ड प्रूफ एडजेक्टिव का काम करता है तो प्रूफ का मीनिंग बदल जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन बातों को समझ नहीं पाते। प्रूफ जब एडजेक्टिव बनेगा, इसका मतलब होगा अवरोधी, रेजिस्टेंट या इम्यून। जैसे वाटर प्रूफ, जिसमें पानी ना घुसे। शॉक प्रूफ, जिस पे शॉक ना लगे। बुलेट प्रूफ, जिस पे बुलेट यानी गोली ना चल सके, या गोली चले तो उसको पता ना लगे। और वैसे ही एक वर्ड होता है अंग्रेजी में फूल प्रूफ। फूल प्रूफ हर वो चीज़ है जिसमें गलती की संभावना नहीं है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कोई काम आपने इतने अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया है, सोचा है, प्लान किया है कि वो फूल प्रूफ है, उसमें अब आपको कोई भी झंझट आगे ना हो। तो मैं मीनिंग लिख नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से बिना लिखे ही समझ जाओगे। शॉक प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, फूल प्रूफ। तो कह रहा है जी हमें भी एक ऐसा स्टेट चाहिए जो शॉक प्रूफ हो, जिसपे इस तरह की इंटरनेट आउटेज से कोई शॉक ना लगे। समझ गए? चलो, कह रहा है जी इंडिया मस्ट एंश्योर इट्स डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज शॉक प्रूफ। कह रहा है भारत को इंश्योर करना ही पड़ेगा। एंश्योर करना हिंदी में बोलते हैं सुनिश्चित करना, पक्का करना। इंडिया को इस चीज़ को पक्का करना ही होगा। और किस चीज़ को? कि इसका जो डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये क्या होता है समझा दूंगा आपको भी, अभी समझ लो। डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ है। कह रहे जो अजीब सी चीज़ है डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शॉक प्रूफ हो, इस पर कोई झटका ना लगे, इसमें कोई भी बाधा ना आए। ठीक है, ये रुके नहीं कहीं। अब समझते हैं क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, ऐसी चीज़ जो डेमोक्रेसी से या डेमो से, लोगों से जुड़ी हुई है। डिजिटल आप समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ढांचा। हमारा डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इंटरनेट, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, एटीएम्स, यूपीआई, एयरलाइंस की टिकट्स का जो सिस्टम है, हॉस्पिटल्स में जो सिस्टम्स हैं, आप फ़ोन करते हैं किसी टेलीकॉलर को, है ना, कस्टमर केयर को, ये सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ढांचे हैं जो डेमो यानी लोगों के काम आते हैं। तो भारत को इंश्योर करना है कि इंटरनेट कभी भी रुके नहीं और इस ढांचे का कभी भी काम करना बंद ना हो, ये शॉक प्रूफ रहे, चलता रहे। चलिए, सेंटेंस को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना तो है ही, खैर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आत्मा निकाल लेना, खींच लेना उसमें से, है ना। हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी समझ के साथ में आगे बढ़ना है और इस आर्टिकल के सारे बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड्स शुरू में ही एक साथ देख लो, ताकि इसको आगे आप स्मूथली पढ़ सको। क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर दे दिया करो। आपके लाइक्स एक लो कॉस्ट या यूं कहते हैं जीरो कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। लाइक देने में कुछ पैसे तो नहीं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @yourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का।
यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। ऑलराइट, वो कैप शीट अपनी थोड़ा जूम इन कर दूं मैं, अच्छे से आप देख पाओ। शुरू करेंगे फैशन से। देखिए, एक तो होता है फैशन जो चल रहा है आजकल, है ना, कपड़ों का, मोबाइल्स का, हर चीज़ का कुछ ना कुछ फैशन होता है। वो फैशन होता है नाउन। ये जो फैशन है ना, वो एक वर्ब है, और वर्ब फॉर्म में फैशन का मतलब होता है किसी चीज़ को शेप या फॉर्म देना, या हिंदी में इसको बोलेंगे ढालना। यूज़ करके दिखाता हूँ इस वर्ड को। द राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रिवेसी गिव्स अस द राइट टू फैशन आवर लाइव्स इन द वे वी फाइंड सूटेबल। जो राइट है, अधिकार है जीवन जीने का और निजता का। ये जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है, ये हमें इस राइट को देता है, इस अधिकार को देता है कि हम फैशन करें, ढालें, शेप दें अपनी ज़िंदगियों को उस तरीके से, इन द वे जो हम सूटेबल फाइंड करते हैं, जो हमें सही लगता है। अगर लाइफ और प्रिवेसी का आपको राइट है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं, किसी के साथ भी घूम सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी को आप अपने हिसाब से ढालेंगे। चलिए, अब देखो, किसी चीज़ को मूर्त रूप देना, ढालना, आकार या शेप देना, इसके लिए 3-4 वर्ड्स और भी हैं। जैसे कॉमन वर्ड है डिज़ाइन, फिर एक कॉमन सा वर्ड है मैन्युफैक्चर, है ना, डिज़ाइन योर लाइव्स, मैन्युफैक्चर योर लाइव्स। और 2 अनकॉमन वर्ड्स हैं, कार्व और इरेक्ट। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, हर वर्ड का कुछ ना कुछ काम है। कार्व का मतलब होता है तराशना, ढालने जैसा ही है वो भी। मूर्ति को आप कार्व करते हो ना, तराशते हो, तो वो वाला उस तरह से ढालना या तराशना जिसको बोलते हैं, तब वहाँ वर्ड यूज़ होता है काव। जनरली मूर्तियों और, है ना, इस तरह की चीज़ों के साथ ये वर्ड यूज़ होगा काव। और इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, खड़ा करना, किसी भवन को, बिल्डिंग को, मूर्ति को, इमारत को, है ना, इरेक्ट करना। तो आज इरेक्ट नाम का वर्ड किसी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होता है, आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास साइमल्टेनियस। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपको पता ही होगा। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जी एक साथ। अगर 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो वो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। द स्पीच विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव। स्पीच को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, टीवी पे दिखाया जाएगा लाइव। और कैसे? विद साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। साथ साथ ट्रांसलेशन के, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन के इंग्लिश के अंदर। तो स्पीच मान लो फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़ में है तो टीवी पे आएगी, लेकिन साथ साथ आपको नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिलता जाएगा, और ये साइमल्टेनियस मिलेगा, है ना, साथ साथ ही जो है मिलता जाएगा आपको बिना देरी के। साइमल्टेनियस के लिए एक और वर्ड है सिंक्रोनस। क्रोनो मतलब टाइम, सिंक मतलब साथ में, यानी एक ही वक्त पे होने वाली चीज़ें सिंक्रोनस होती हैं, साइमल्टेनियस होती हैं। और एक और वर्ड है इसके लिए, कनकरेंट। ये वर्ड बना है कन यानी साथ में, और अकर यानी घटित होना। कन प्लस में अकर, कनकर, और वहीं से कनकरेंट, साथ में घटित होने वाली चीज़ें कनकरेंट कहलाती हैं। ब्रेक कर करके बता रहा हूँ, वर्ड्स बड़े आसान से हैं, ये मोटे मोटे दिखते हैं बड़े, समझ गए ना। चलो, अगला वर्ड है जी पीस मील। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तोड़ दो। पीस मतलब टुकड़ा, मील मतलब खाना। आप खाना खाते हो तो क्या एक साथ गप कर जाते हो क्या खाने को? नहीं करते ना, छोटे छोटे पीसीस करोगे, है ना, एक एक रोटी, एक एक जो भी आप खा रहे हो अपने हिसाब से पीसीस में खाओगे। लेकिन अगर किसी काम को अगर आप पीस मील तरीके से करते हो ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? आप उस काम को एक साथ नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर घूम लिया, फिर बैठ गए, फिर पढ़ लिया, फिर टीवी देख लिया, फिर बात कर ली। तो जनरली ये पीस मील वर्ड जो है नेगेटिव कनोटेशन रखता है। किसी काम को आधा अधूरा करना, टुकड़ों टुकड़ों में, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, यूज़ करके दिखाता हूँ। डॉक्टर्स हैव ऑब्जर्व्ड पीस मील इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया है थोड़ी थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में इंप्रूवमेंट को पेशेंट के अंदर। एक साथ इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा सोमवार को पेशेंट ने आंखें खोली, बुधवार को उसने पानी मांगा, शुक्रवार को वो थोड़ा सा बोला, है ना, पीस मील इंप्रूवमेंट आ रही है पेशेंट में। तो इस तरीके से यूज़ होगा। द रिफॉर्म्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ पीस मील फैशन। रिफॉर्म्स को, सुधारों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, पीस मील फैशन में। फैशन यहाँ पे नाउन है, बताया था मैंने आपको, फैशन एक नाउन भी होता है। फैशन का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका, तो ये नाउन फॉर्म में, ऊपर वर्ब फॉर्म में था फैशन। चलिए, ये वर्ड भी आप आर्टिकल में देखेंगे, याद रह जाएगा आपको। अगला जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रिवलस। इतना इंपॉर्टेंट है,
भाई मैं पर्सनली इस वर्ड को भूलता था बहुत बार, है ना। मेरे को लगता है ऐसे वर्ड जो मैं भूलता हूँ सभी भूलते होंगे। फ्रिवलेस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें सीरियसनेस ना हो, मौज मस्ती हो, मजाक मस्ती हो, है ना। फ्रिवलेस एटीट्यूड का आदमी वो एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड ऐसा होगा जो कुछ भी आपको बोल देगा, उसकी बात पे आप कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, है ना, इस तरह का आदमी। नॉट सीरियस इन नेचर और एटीट्यूड। हर फ्रिवलस नेचर प्रिवेंटेड हर प्रमोशन टू हायर मैनेजमेंट। उसका जो नॉन सीरियस नेचर था उसने प्रिवेंट किया, रोक दिया उसके प्रमोशन को हायर मैनेजमेंट में। भाई जो आदमी नॉन सीरियस होता है उसको कौन चाहेगा कि वो लीडर बने, है ना, किसी कंपनी को लीड करे, हायर मैनेजमेंट में आए, कोई भी नहीं चाहेगा। तो फ्रिवलस आप समझ पा रहे होंगे। फ्रिवलस के लिए सारे सिनोनिम्स हैं, सुपरफिशियल, पैटी, सेंसलेस, ट्रिवियल। ट्रिवियल को आसान भाषा में हिंदी में बोलते हैं मामूली। काफ़ी कुछ फ्रिवलस जैसा ही है भाई। फ्रिवलस में भी सीरियसनेस नहीं होती और ट्रिवियल में इंपॉर्टेंस नहीं होती, मामूली मामूली सी बात, मामूली सा नुकसान, मामूली सी कोई भी चीज़, है ना, ट्रिवियल। चलिए ट्रिवियल वर्ड मामूली को यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपने पास रिडंडेंट। पहले तो बोल कर देखो इसको। बहुत सारे बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है रेडुडेंट, तो ये बीच वाला एन खा जाते हैं। ये है जी रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब पता है क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना हो, यूजलेस हो, एक्स्ट्रा हो, अननेसेसरी हो, नीडलेस हो। द प्रेजेंटेशन वॉज बोरिंग एंड फुल ऑफ रिडंडेंट डिटेल्स। प्रेजेंटेशन बोरिंग थी और बिना काम की या फालतू की डिटेल से भरी हुई थी। रिटर्डेंस या फालतू की चीज़ को एक्स्ट्रा, रेपिटिशियस या सरप्लस भी बोलते हैं, जो आपके काम का ना हो। अब ये रिडंडेंस वर्ड जो है ना, इसी से नॉन फॉर्म बनती है रिडंडेंसी, किसी चीज़ के फालतू होने की अवस्था। और इसका एक टेक्निकल मीनिंग है। अब ये टेक्निकल वाला मीनिंग आपको समझना है। आम बोलचाल में तो आप समझ गए रिडंडेंट क्या होता है। टेक्निकल मीनिंग होता है जी रिडंडेंसी का एक ऐसा सिस्टम जो एक्स्ट्रा में रखा हो बैकअप के तौर पे। समझ पा रहे हो? मान लीजिए आपके ऑफिस में 5 कंप्यूटर्स हैं और एक सर्वर है, ठीक है, और 5 कंप्यूटर्स हैं, इससे 5 से जुड़ा हुआ है, तो आपको 5 वायर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने 5 की जगह पे 10 वायर्स लगा रखी हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? ये 5 वायर्स रिडंडेंट हैं, यूजलेस हैं। लेकिन ये रिडंडेंसी क्यों लगा रखी है आपने? जिस दिन कोई भी वायर टूटे तो दूसरी वायर सर्वर से कनेक्टेड हो, काम चलता रहे। तो आईटी में, टेक्नोलॉजी के अंदर रिडंडेंसी को इसलिए रखा जाता है ताकि एक बैकअप प्लान बना रहे, काम रुके नहीं। तो ये इस तरीके से वर्ड आर्टिकल में आज यूज़ होता हुआ आप देखेंगे। टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में रिडंडेंसी एक ज़रूरी प्रिंसिपल है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। आर्टिकल ये कहता है जी, जो पिछले 2-3 दिन पहले हुआ, पूरी दुनिया में हुआ, माइक्रोसॉफ्ट और एक कंपनी कौन सी है उसका, क्लाउड शेयर नाम है शायद उसका, इन दोनों के सिस्टम्स जो है अचानक से फेल हो गए, जिसकी वजह से विंडोज़ ने काम करना बंद कर दिया। व्हाट्सएप चल रहा था, फेसबुक चल रहा था, लेकिन विंडोज़ सिस्टम जो है वो ठीक से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे दुनिया भर के, और इससे रुक गई दुनिया भर की फ़्लाइट्स, है ना, सारे एटीएम काम करने बंद हो गए। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो इस बार हुआ है ना, ये होता रहता है, बस हमारी नज़र में नहीं आता। मान लीजिए सुबह 3 से 3:30 के बीच में हुआ हो, तो कितने लोग जगे होते हैं? नहीं जगे होते ना। तो ये इस बार हुआ और सबके सामने आया, और ये एक सबक की तरह है कि हमें रिडंडेंसी लानी होगी सिस्टम के अंदर। और ये काम या जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट या जकरबर्ग की, या समझ गए ना, इनकी नहीं है, ये जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार को कभी भी अपना और अपने लोगों का काम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने नहीं देना है किसी भी कंपनी पे, प्राइवेट पे, कि इस तरह के शॉक्स, है ना, पूरी इकॉनमी को लगे। तो आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है, और दूसरा है कॉशनरी, कॉशन करना यानी चेताना। तो ये चेता रहा है आपको कि ये तो ट्रेलर था, आगे देखो क्या क्या हो सकता है, अभी रोक लो अगर आप रोक सकते हैं तो। एनालाइज करेगा, एनालिटिकल, कॉशनरी, चेताने वाला। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, ब्राइट लाइट फेल ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्ड्स डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज when on July 19, supermarkets, banks, hospitals, airports, and many other services in between suffered a simultaneous blackout after a common software solution they used glitched. कह रहा है जी, एक ब्राइट सी लाइट, एक बहुत ही चमकीली रोशनी पड़ी। लाइट पड़ने का मतलब ये नहीं है बिजली गिरी, लाइट पड़ने का मतलब है प्रकाश गिरना, और ये प्रकाश बड़ा चकाचौंध वाला था, बड़े अच्छे से हमें इस प्रकाश में दिखा। और किस पे गिरा है प्रकाश? ये रोशनी गिरी उस एक्सटेंट पे, उस लेवल पे। अच्छा, लेवल किसका है? इस पूरी दुनिया की डिपेंडेंस का है, निर्भरता का है। और डिपेंडेंस किस पे है? आईटी टेक्नोलॉजीज़ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ पे। तो कह रहा है जी, 19 जून को एक बहुत जोर की रोशनी हमारी डिपेंडेंस की जो है आईटी के ऊपर, उसके ऊपर पड़ी। दुनिया को पता लगा कि हम कितने डिपेंडेंट हैं। अच्छा, क्या हुआ था? कह रहा है जब 19 जुलाई को ये सारी सर्विसेज
सुपरमार्केट्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स और अदर सर्विसेज। कह रहा है जी इन बिटवीन, इस चलते, इसी बीच के चलते, भाई ये सर्विसेज के अलावा और भी तो सर्विसेज होंगी ना, तो इन्हीं सर्विसेज के बीच में और भी सर्विसेज ऐड कर लो आप। कह रहा है ये सारी सर्विसेज और इनके बीच की कई सर्विसेज इन बिटवीन, इन्होंने सफ़र किया, इन्होंने सहा एक साथ होने वाला साइमल्टेनियस या कंकरेंट होने वाला ब्लैकआउट। ब्लैकआउट एक ऐसी स्टेट या अवस्था होती है जिसमें चीज़ें काम करना बंद कर देती है, बिजली भी चली गई, इंटरनेट भी बंद हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं ब्लैकआउट। कह रहा है जब इन सारी सर्विसेज ने एक ब्लैकआउट को, साइमल्टेनियस ब्लैकआउट को सफ़र किया, और कब हुआ, जब एक बहुत ही कॉमन सा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो जो यूज़ करते थे सारे के सारे सुपरमार्केट्स, हॉस्पिटल, दे यूज्ड, वो ग्लिच कर गया, वो काम करना बंद कर गया। ग्लिच करना किसी चीज़ का गड़बड़ी करना, है ना, काम करना बंद कर देना। मीनिंग निकला सेंटेंस का। देखने में खतरनाक सेंटेंस था, बड़ा कितना ईजी है। तो एक बहुत ज़ोरों की रोशनी पड़ी, बड़े अच्छे से हमें दिखाई दिया हमारा क्या लेवल है दुनिया की डिपेंडेंस का आईटी के ऊपर, जब जुलाई 19 के इस दिन सारी की सारी सर्विसेज ये सफ़र कर गई एक साथ ब्लैकआउट को। और ये तब हुआ जब एक बहुत ही कॉमन सा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन था जिसको ये सारी सर्विसेज यूज़ करती थी, वो ग्लिच कर गया, काम करना बंद कर गया। ब्राइट लाइट की वर्ब है फेल। लाइट का फेल होना यानी प्रकाश पड़ना, किसी चीज़ का सबके सामने आना। सुपरमार्केट्स, एयरपोर्ट्स और इन सब सर्विसेज की वर्ब है सफ़र्ड, इन्होंने सफ़र किया। अच्छा, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की वर्ब है ग्लिच्ड। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ग्लिच कर गया, गड़बड़ी कर गया, काम करना बंद कर गया। दे आया इन सभी सर्विसेज के लिए, दे की वर्ब है यूज्ड। बढ़े आगे, सब समझ में आ रहा है ना। चलो, कह रहा है जी बिटवीन देन एंड द टाइम एट विच द सॉल्यूशंस डेवलपर्स रोल्ड आउट अ फिक्स, न्यूज़ ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रिजल्टिंग डाउन टाइम स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। कह रहा है जी तब से, बिटवीन देन, जुलाई 19 का जो दिन था, दिन में हुआ था सारा, 2:30-3 बजे के आसपास शायद। कह रहा है जी और उस टाइम तक, जब तक सॉल्यूशन के डेवलपर्स ने, इस पूरे सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स ने रोल आउट कर दिया या ले आए, इंट्रोड्यूस कर दिया एक फिक्स को, एक मरम्मत को। कह रहा है जी इस पूरे वक्त के बीच में, जब ये खराबी आई और जब इसकी मरम्मत हुई, कह रहा है इसके बीच में हुआ क्या, जो न्यूज़ थी, जो खबर थी इस प्रॉब्लम की और इससे रिजल्ट होने वाले, इसके नतीजन होने वाले डाउन टाइम की। डाउन टाइम मतलब जब चीज़ें डाउन है, ठीक से काम नहीं कर रही हैं। कह रहा है ये न्यूज़ जो है ना, इस बीच में फैल गई, स्प्रेड कर गई अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और कैसे फैली, थ्रू द सेम नेटवर्क्स दैट हैव बीन इरेक्टेड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस बिटवीन दीज सिस्टम्स। उन्हीं नेटवर्क्स के थ्रू फैली जिनको इरेक्ट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके, आसान बनाया जा सके बातचीत को, कम्युनिकेशंस को इन्हीं सिस्टम्स के बीच। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, फेसबुक बंद नहीं हुआ, व्हाट्सएप चल रहा था सब ठीक तरीके से, जो चलने वाली चीज़ थी वो चल नहीं रही थी। और इस बीच में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक और ट्विटर के जरिए ये सारी न्यूज़ फैल गई पूरी दुनिया में, वही नेटवर्क यूज़ करते हुए जिनको बनाया गया था इन कम्युनिकेशंस को यूज़ करने के लिए। चलिए, डेवलपर्स की वर्ब है रोल्ड आउट। रोल आउट करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है रोल बैक करना। पहले आपने लॉन्च किया, फिर उस चीज़ को वापस ले लिया। अगर इसको याद रखना हो तो कृषि कानून याद रखना। सरकार ने पहले कृषि कानूनों को रोल आउट किया था, जब उनको विरोध मिला, अपोजिशन मिला किसानों से, तो इन कानूनों को सरकार ने रोल बैक कर लिया, वापस ले लिया। तीसरी फ्रेजल वो बनती है रोल से रोल ओवर करना। इसका मतलब होता है आगे से आगे कंटिन्यू करना। कोई स्कीम आई थी 1 साल के लिए, लेकिन सरकार को लगा ज़रूरी है, तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वो स्कीम चलने लगी, तो सरकार क्या कर रही है, उसको रोल ओवर कर रही है। तीनों फ्रेजल वर्ब्स दिमाग में बिठा लेना, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी हैं। न्यूज़ की वर्ब है स्प्रेड, न्यूज़ गई फैल, है ना, स्प्रेड हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, न्यूज़ फैली, न्यूज़ स्प्रेड। स्प्रेड एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1, V2 और V3 सेम होती है। अब सारी ऐसी वर्ब्स फटाफट से दिमाग में घुमा लो एक बार लिस्ट, जिनकी V1, V2, V3 सेम है। स्प्रेड, क्विट, हर्ट, हिट, कास्ट, कोस्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, सेट, कट, पुट, वेड, बिड। ठीक है ना। चलो, दैट आया नेटवर्क्स के लिए, दैट की वर्ब है हैव बीन इरेक्टेड, इरेक्ट करना, किसी चीज़ को खड़ा करना। कह रहा है जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर इनएविटेबल एंड डिजायरेबल, but the concurrent possibility to set up fail safes and emergency protocols is often less glamorous। कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, तकनीक में जो तरक्की है, ये एडवांसमेंट्स इनएविटेबल हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल एक वन वर्ड है, बड़ा कॉमन सा है, जो चीज़ अनअवॉइडेबल हो, जो होनी ही होनी हो, जो अटल हो।
तो कह रहा है जी टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी अटल हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, और ये डिज़ायरेबल भी हैं, हमें चाहिए भी, हमें रोकना भी नहीं है इनको। कह रहा है लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ में, तकनीक में तरक्की के साथ में जो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कनकरेंट या साइमल्टेनियस जिम्मेदारी आती है कि सेटअप किया जा सके फेल सेफ्स और एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को। फेल सेफ यानी ऐसा सेफ जो फेलियर से आपको बचाए, हिंदी में इसको बोलते हैं एहतियात का कदम। और एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स मतलब एमरजेंसी में किया जाने वाला पूरा प्रोसेस। कह रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों चीज़ों को सेटअप करने की, इस्टेब्लिश करने की, अक्सर वो कम आकर्षक होती है, ग्लैमरस होती है। हर कंपनी चाहती है, हर सरकार चाहती है कुछ नया बना दें, ChatGPT 4, ChatGPT 5, एंड्रॉयड 13, iOS 12, आगे से आगे बढ़ते जाएं, है ना, विंडो 25 आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट वाले तो यही चाहते हैं ना, हर रोज़ नई विंडो लॉन्च कर देते हैं। तो हर कंपनी चाहती है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, लेकिन ये जो दूसरा काम है ना कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में फेल सेफ भी बने, ताकि इन चीज़ों को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये ग्लैमरस नहीं है, इसमें आकर्षण नहीं है, इसमें सेक्सी बना नहीं है ना, ये फैसिनेटिंग या अट्रैक्टिव नहीं लगती। मीनिंग समझ गए? चलिए, एडवांसमेंट्स की वर्ब है आर, इनएविटेबल जिसको टाला ना जा सके, अटल। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है इज, फेल सेफ मैंने आपको बता दिया, एहतियात, ऐसा सेफ जो आपको फेलियर से बचाए। एमरजेंसी प्रोटोकॉल यानी एमरजेंसी में किया जाने वाला प्रोसेस। कनकरेंट और साइमल्टेनियस यानी एक साथ होने वाली चीज़ें। ग्लैमरस मतलब जिसमें ग्लैमर ना हो, आकर्षण ना हो, है ना, जिसमें, समझ गए ना, ग्लैमरस। कह रहा है दीज गैप्स आर एक्सेसरबेटेड इन सोसाइटीज़। कह रहा है अब ये जो गैप है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और पीछे उसका कोई फेल सेफ नहीं है, ये जो गैप है, बीच का जो फासला है, ये और ख़राब हो जाता है, एक्सेसरबेट हो जाते हैं। एक्सेसरबेट होना, ख़राब से ख़राब करना, किसी चीज़ को बद से बदतर बनाना। और कब? कह रहे हैं उन समाजों में, उन सोसाइटीज़ में, और कहाँ पे? वेयर द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इज कंसंट्रेटेड इन सेक्टर्स कंपीटिंग इन द ग्लोबल मार्केट। जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का या नई तकनीक का अडॉप्शन है, नई तकनीक को अपनाने का काम है, वो कंसंट्रेटेड है, वो फोकस्ड है ऐसे सेक्टर्स में जो compete कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, ऐसे सेक्टर्स जिनमें पूरी दुनिया में कंपटीशन है। कह रहा है एंड इन पीस मील फैशन विज़ोवी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन लोकल मार्केट्स। और कह रहा है यहाँ पे पीस मील फैशन में होता है, थोड़े थोड़े तरीके से होता है, टुकड़े टुकड़े से, है ना, पीस मील में। और किसके मुकाबले, किसके विज़ोवी? विज़ोवी का मतलब होता है इसके सामने या इसके मुकाबले, उन सर्विसेज के जो प्रोवाइड की जाती हैं लोकल मार्केट्स में। समझे सेंटेंस को? भारत की बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे एयरपोर्ट में मिलेगी। तो कह रहा है ऐसी जगहों पे गैप और ख़राब हो जाते हैं। ऐसे सेक्टर्स में हमने टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की है जिनसे दुनिया से कुछ व्यापार कर सकें। लोकल ट्रेड में कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, अभी भी सड़क किनारे खड़े मिल जाएंगे आपको सामान बेचने वाले, जुराब बेचने वाले, है ना। तो हम दुनिया भर से कम्पीट करते हैं और उन्हीं सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी लाते हैं और पीस मील फैशन में लाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, बजाय उन सर्विसेज के जो लोकल मार्केट्स में मिलती हैं। गैप्स की वर्ब है आर, एक्सेसरबेटेड। अडॉप्शन की वर्ब है इज, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट होना, किसी चीज़ का फोकस्ड होना, किसी एरिया में। पीस मील मैंने आपको बता दिया, टुकड़े टुकड़े। मान लीजिए हर आदमी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हो इस देश में, तो टेक्नोलॉजी बड़े अच्छे से तरक्की करे और उसके फेल सेफ सिस्टम्स भी बने। जब 140 करोड़ में से 40 करोड़ ही लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बैकअप प्लान बनाने की जरूरत किसी को फील नहीं होती। समझ, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। कह रहा है जी 10, फॉर एग्जाम्पल द ग्लिच मे हैव कॉज्ड एन एयरलाइन ऑपरेटर टू सफ़र ग्रेटर मॉनेटरी लॉसेस। कह रहा है जी इस प्रकार से, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, इस गड़बड़ी ने, इस ग्लिच ने, इस मॉल फंक्शन ने, जुलाई 19 वाले ने कॉज किया हो सकता है, मे हैव कॉज, इसने कारण बना हो, कॉज बना हो ये एक एयरलाइन ऑपरेटर के लिए, इंडिगो या स्पाइस जेट के लिए, कि वो सफ़र करे या सहे बहुत बड़े पैसे के लॉस को। हम मान सकते हैं कि एयरलाइंस को लॉस हुआ होगा, बड़ा लॉस हुआ होगा इसकी वजह से। कह रहा है जी बट इट वुड हैव बीन मोर डेबिलिटेटिंग फॉर कार्डियक फैसिलिटीज़ एट अ टर्शरी केयर सेंटर। कह रहा है लेकिन ये और ज़्यादा डेबिलिटेटिंग रहा होगा। डेबिलिटेटिंग यानी कमज़ोर बनाना, डेबिलिटेटिंग कमज़ोर बनाने वाला, दुर्बल बनाने वाला। ये और ज़्यादा दुर्बल या कमज़ोर बनाने वाला होगा, अपाहिज बनाने वाला होगा कार्डियक फैसिलिटीज़ के लिए। हॉस्पिटल में कार्डियक सेक्शन जो है, हार्ट का जो सेक्शन है, उसकी फैसिलिटीज़ के लिए एक टर्शरी केयर सेंटर में, टर्शरी केयर सेंटर मतलब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। कह रहा है या फिर और अ कंप्यूटर ट्राइंग टू एक्सेस अ थर्मल पावर फैसिलिटी ड्यूरिंग पीक डिमांड्स। एक कंप्यूटर के लिए जो कोशिश कर रहा था एक्सेस करने को, थर्मल पावर को, कोयले से बनने वाली पावर की फैसिलिटी को पीक डिमांड के वक्त
मैक्सिमम बिजली की डिमांड के वक्त। तो सबको नुकसान हुआ, एयरलाइंस को भी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉस किसको हुआ? कार्डियक फैसिलिटीज़ के अंदर जो पेशेंट्स पड़े थे उनको हुआ, है ना। हो सकता है किसी को गंभीर चोट पड़ी हो इसकी वजह से, किसी की डेथ भी हुई हो टर्शरी केयर सेंटर में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। या फिर उस कंप्यूटर को लॉस हुआ होगा जो कोशिश कर रहा था कि बिजली की पीक डिमांड आ रही है तब थर्मल पावर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मंगा सकूं, लेकिन इस ग्लिच की वजह से नहीं मंगा पाया। ग्लिच की वर्ब है मे हैव कॉस्ट, इट की वर्ब है वुड हैव बीन। डेबिलिटेटिंग यानी जो आपको दुर्बल या कमज़ोर बनाए, अपाहिज बनाए। डेबिलिटेट करना, किसी को अंडरमाइन या वीक करना। टर्शरी केयर मैंने आपको समझा दिया। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर 3 तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। थोड़ा आप चेक करना गूगल करके इसको, है ना। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जीएस का क्वेश्चन ही आपके लिए। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर क्या होते हैं? प्राइमरी केयर वो होते हैं आपके गांव स्कूल, गांव में जो छोटे मोटे नहीं होते, पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर या सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। सेकेंडरी केयर में हॉस्पिटल्स आगे बड़े बड़े, किडनी का हॉस्पिटल, आँख का हॉस्पिटल। और टर्शरी केयर में मल्टी स्पेशलिटी, एक ही हॉस्पिटल में 500 कमरे होंगे, और है ना, यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स हैं, यहाँ पे डायलिसिस वाले हैं, तो इसको बोलते हैं टर्शरी केयर, थर्ड लेवल ऑफ केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी सच ग्लिचेस आर मोर कॉमन देन पीपल रियलाइज। ये ग्लिचेस जो खराबियां हैं ज़्यादा कॉमन है बजाय उसके जो पीपल रियलाइज़ करें। ये ग्लिचेस बार बार होते हैं, बस हम सोए होते हैं, ये बहुत बार होते हैं। और कैसे? थैंक्स टू अदरवाइज ट्रिवियल प्रोसेस और बिजनेस लेवल फेलियर्स। कह रहा है ये कॉमन इसलिए हैं, ये हैं बदौलत की, बदौलत। थैंक्स टू यानी बिकॉज ऑफ या की बदौलत। अदरवाइज ट्रिवियल या मामूली प्रोसेसेस की वजह से, या बिजनेस लेवल फेलियर्स की वजह से। समझो इस बात का मीनिंग क्या है। आपने कहीं पे अपना कार्ड निकाला, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और आपने बोला भाई ले लो मेरा बिल, इससे निकाल लो पैसे। उसने क्या बोला? सर आज तो कार्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा, आपने बोला ठीक है चलो यूपीआई कर देता हूँ मैं। उसने बोला सर यूपीआई काम नहीं कर रहा मेरा भी, तो आपने कैश दे दिया, वो घर आ गए और भूल गए इस बात को। तो ये एक प्रोसेस बिजनेस लेवल फेलियर है। आपको लगा यार ठीक है नहीं कर रहा होगा आज, क्या बड़ी बात है, लेकिन वो शायद उस 10-15 मिनट नहीं किया, बाद में कर दिया होगा उसने काम। अगर नहीं किया होता तो बड़ी दुनिया में कोहराम मच जाता, अगर कार्ड यूपीआई बंद हो जाता तो कह रहे ब्लीचेस बहुत कॉमन है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है। और ये इसलिए कॉमन है क्योंकि हम मामूली प्रोसेस समझते हैं बिजनेस लेवल फेलियर्स को, हमारे लिए लगता है छोटी मोटी बात है, हो गया होगा। समझ गए ना। ग्लिचेस की वर्ब है आर, पीपल की वर्ब है रियलाइज। थैंक्स टू यानी बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू या की बदौलत। ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत मामूली, बहुत इनसिग्निफिकेंट। फ्रिवलस भी बोल सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर एक वर्ड बताया था, है ना, फ्रिवलस, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट। चलिए जुलाई 19 को तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, मैं तो खुद फंस गया था इस पूरे आउटेज की वजह से। हाईवे पे मैं खुद जो है ना, अपने कार्ड और यूपीआई ना चलने की वजह से 1-1.5 घंटा खड़ा रहा। कह रहे द फोकस मस्ट इंस्टेड बी ऑन द नेटवर्क इंटरकनेक्शंस दैट अलाउ दीज टेक्नोलॉजीज टू बी यूजफुल एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइफ सेविंग रिडंडेंसीज। कह रहा है इसलिए जो फोकस है हमारा वो इंस्टेड होना चाहिए, बजाय इस चीज़ के बी होना चाहिए। इंस्टेड का मतलब है बजाय, मस्ट भी मतलब होना चाहिए। उन नेटवर्क इंटरकनेक्शंस पे जो अलाउ करते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को कि वो यूज़फुल हों, काम करें। और हमारा फोकस होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन पे, अमल में लाने पे लाइफ सेविंग रिडंडेंसीज को, जीवन बचाने वाली बैकअप प्लान्स को। रिडंडेंसी मैंने आपको बताया था, रिडंडेंट यानी जो जरूरी ना हो, लेकिन रिडंडेंसी आईटी की भाषा में बहुत ज़रूरी है। ये वो एक्स्ट्रा केबल है जो मेन केबल के ख़राब होने पे काम करना शुरू कर देती है। तो हमारा फोकस है ना इन रिडंडेंसी को बनाने पे होना चाहिए, और ऐसे नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर होना चाहिए जिनके ऊपर ये सारी टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। फोकस की वर्ब है मस्ट बी, दैट आया है इंटरकनेक्शंस के लिए, दैट की वर्ब है अलाउ। ठीक है, इंटरकनेक्शंस प्लूरल है, इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस नहीं लगा हुआ। कह रहा है जी अनफॉर्चुनेटली अनलाइक मोस्ट अदर टेक्नोलॉजिकल एंटरप्राइजेस, information technologies are yet to develop a mature self awareness of their pan social character। बड़ी पावरफुल लाइन है ये। कह रहा जी दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, अनलाइक यानी बिल्कुल उल्टा, लाइक का मतलब है सिमिलर टू, बिल्कुल वैसा, अनलाइक का मतलब है बिल्कुल उल्टा। कह रहा जी बिल्कुल उल्टा, ज़्यादातर जो दूसरे टेक्नोलॉजिकल इंटरप्राइजेज हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बिजनेसेस हैं, कह रहा उनसे बिल्कुल उल्टा या दुर्भाग्यवश जो आईटी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, अभी भी उनका डेवलप किया जाना बाकी है। एक मैच्योर सेल्फ अवेयरनेस को, एक परिपक्व सेल्फ अवेयरनेस को। और ये किस चीज़ की है? उनके पैन सोशल कैरेक्टर की है। ऐसा कैरेक्टर
कैरेक्टर समझते हैं आप? चरित्र। पैन सोशल मतलब जो सारे सोसाइटी इसके अंदर फैला हुआ हो। पैन मतलब हर तरफ, सोशल मतलब सोसाइटियाँ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ। इसको विश्वव्यापी या वाइड स्प्रेड भी बोल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अभी भी अपना एक वाइड स्प्रेड कैरेक्टर को पहचानना बाकी है। टेक्नोलॉजी को अभी भी नहीं पता कि मेरे ऊपर कितना कुछ डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में हमें इस कैरेक्टर को लाना अभी ढूंढना बाकी है। कह रहा है एंड द इम्पेटस टू एडजस्ट फॉर दिस रूडिमेंट लाइज विद द स्टेट। कह रहा है और जो इम्पेटस है, जो प्रेरणा है, जो वेग है, संवेग है एडजस्ट करने का, इस रूडिमेंट से, इस बेसिक प्रिंसिपल से वो प्रेरणा या इम्पेटस लाई करता है, रखा हुआ है स्टेट के साथ में, राज्य के साथ में। तो राज्य का काम है इस चीज़ को समझे कि लोग तो पागल होकर के टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, कोई इसका बैकअप प्लान नहीं है। आप खुद अपने बैकअप प्लान्स अपने देश के लिए बनाओ। सेंटेंस का मीनिंग निकला, टेक्नोलॉजीज की वर्ब है आर, दे आर येट टू डेवलप, उन्होंने अभी भी डेवलप नहीं किया है अपने पैन सोशल कैरेक्टर की सेल्फ अवेयरनेस को। इनका विश्वव्यापी जो चरित्र है उसकी इनको स्वतः अनुभूति अभी होना बाकी है। सेल्फ अवेयरनेस समझते हैं ना, इनको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजिकल जो है सोल्यूशंस को। इम्पेटस का मतलब होता है पुश, किसी चीज़ के लिए प्रेरणा, किसी चीज़ के लिए संवेग। रूडिमेंट होता है बेसिक प्रिंसिपल। अगर आप स्कूल में फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जाएंगे और कहानी पहाड़े और समझे ना टेबल्स वगैरह और कहानियाँ सीखेंगे छोटी मोटी, तो वो प्रारंभिक ज्ञान है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। इस रूडिमेंट की जिम्मेदारी इम्पेटस की लाई करती है राज्य के साथ। कह रहा है दिस रिक्वायर्स अ डिजिटल इंडिया पुश। कह रहा है इस काम के लिए हमें एक डिजिटल इंडिया पुश की ज़रूरत होगी। और ये कौन सा पुश है भाई? दैट इज़ कॉग्निसेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस रिलेशनशिप विद डिजिटल प्राइवेसी एंड डेटा सोवेरेनिटी। ये वो डिजिटल इंडिया पुश है जो कॉग्निसेंट है, जो अवेयर है, जो जानता है, अच्छे से समझता है। और किस चीज़ को कॉग्निसेंट ऑफ है? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की रिलेशनशिप का डिजिटल प्राइवेसी के साथ में और डेटा सोवेरेनिटी के साथ में। और कह रहा है ये दोनों चीज़ें क्या हैं जी? कोमा लगा के बता रहा है, लेड ओवर द चैलेंजेस दैट इनकम इनक्वालिटी एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन इम्पोज ऑन कम्युनिटीज़। ये वो दोनों चीज़ें हैं, डिजिटल प्राइवेसी और डेटा सोवेरेनिटी, जो लेयर्ड ओवर हैं, जो बिछी हुई हैं उन चैलेंजेस के ऊपर, उन चुनौतियों के ऊपर, जिन्होंने छुपा रखा है उन चुनौतियों को, जिनको इनकम की इनइक्वालिटी यानी कि इनकम की असमानता और पॉलिटिकल तौर पे जो मार्जिनलाइजेशन है, सियासी तौर पे लोगों का हाशिए पे रहने का काम है, ये दोनों चीज़ें इम्पोज करती हैं, खड़ा करती हैं। और किस पे? ऐसी कम्युनिटीज़ पे, ऐसे समाजों पे, पिछड़े वर्गों पे। और कह रहा है जी नेविगेटिंग मोर सोशली इंटरकनेक्टेड सेटिंग्स, जो नेविगेट कर रही हैं ज़्यादा सोशली इंटरकनेक्टेड सेटिंग्स को, जो वैसे हर तरफ से पीछे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी खूब यूज़ कर रहे हैं, सारा दिन रील चला रहे हैं, सारा दिन है ना, वो क्या है, वो बंद हो गया, टिकटॉक है ना, टिकटॉक बना रहे हैं सारा दिन। सेंटेंस बड़ा अच्छा है ये। डिजिटल इंडिया पुश ऐसा लेकर के आओ जो सबसे पहले इस रिलेशनशिप को समझे कि ये जो सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से कनेक्टेड, इनका डिजिटल प्राइवेसी और डेटा सोवेरेनिटी पे क्या असर है। कहीं ऐसा तो नहीं है फेसबुक आप चला रहे हो और फेसबुक आपको चला रहा है, आपकी लोकेशन, आपकी फ़ोटोज़, आपका बाइंग बिहेवियर, आप किससे मिल रहे हो, ये सारा डेटा फेसबुक किसी को सेल कर रहा है। यही तो डिजिटल प्राइवेसी है। तो कह रहा है ये इनकी इस चीज़ को डिजिटल इंडिया पुश समझे। और कह रहा है ये दोनों चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर ये लेयर बन के बैठे हैं चैलेंजेस के ऊपर, जिनको ये दो गंदी चीज़ें इंपोज करती हैं। पहली गंदी चीज़ है इनकम की असमानता, दूसरी गंदी चीज़ है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। पॉलिटिकली जो आदमी हाशिए पे है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे दोनों इंपोज करती हैं ऐसे समाजों पे जो समाज खूब व्हाट्सएप इंटरनेट चला रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है, बस सारा दिन रील देख रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था। अगर ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस में कमी है आपकी, है ना। ये चैलेंजेस अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, मीनिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है। हो सकता है इस बात को आप ग्रेस्प ना कर पा रहे हो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में बताऊँ। दिस की वर्ब रिक्वायर्स, दैट की वर्ब इज कॉग्निसेंट होना, अवेयर होना, कॉन्शियस होना, किसी बात के लिए पता होना आपको, है ना, कौन सी चीज़ कैसे है। और जब भी किसी चीज़ के लिए कॉग्निसेंट होते हैं, अवेयर होते हैं, तो ऑफ लगा के उस चीज़ को आप बताएं। कॉग्निसेंट ऑफ चैलेंजेस, कॉग्निसेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इनकम इनक्वालिटी और मार्जिनेशन की वर्ब है इम्पोज। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है जी फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स स्टोक्ड बाय एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग of software security among political class, the judiciary and civil society could have been restored। कह रहा अगर एग्जाम्पल दें आपको, लोगों का जो अविश्वास है, भरोसा में कमी है ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में। और कह रहा है ये कौन सा अविश्वास है? ये पूरा कोमा से कोमा के बीच में बताया गया। ये वो अविश्वास है जिसको ईंधन मिला है, जिसमें आग उकसाई गई है, जो स्टॉक्ड है एक आधी अधूरी समझ की वजह से सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की।
और ये समझ किस में आधी अधूरी है? इन सभी लोगों में, पॉलिटिकल क्लास में, हमारी न्यायपालिका में और जुडिशरी जो है सिविल सोसाइटी में। कह रहा है जो समझ की कमी से ये हमारा अविश्वास बहुत बढ़ा भी हुआ है। कह रहा है ये अविश्वास जो है ना, इसको बहाल किया जा सकता था, इस डिस्ट्रस्ट को हटाया जा सकता था, रिस्टोर किया जा सकता था। और कैसे? विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड मोड्स ऑफ इंटेग्रिटी टेस्टिंग दैट वॉलेट नीदर फिजिकल नॉट डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। ये ऐसे किया जा सकता था कि अगर आप ईवीएम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते और ऐसी इंटेग्रिटी टेस्टिंग करवाते, उसके ऐसे मोड्स रखते जिससे ना तो वॉयलेट हो, ना तो उल्लंघन हो फिजिकल और ना ही डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का। कहने का मतलब क्या है जी? ईवीएम के अंदर क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में सबको पता हो। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर का पता लग जाए, ये लाइनक्स यूज़ होता है, रेड हैट यूज़ होता है ना, कोई भी, मेरे को भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन सरकार ये अंडरस्टैंडिंग दे सकती है कि भाई साहब ये सॉफ्टवेयर इस कंपनी का यूज़ करते हैं और ये इस तरह की इंटीग्रिटी टेस्टिंग भी होती है सॉफ्टवेयर की बराबर, और ना हम कंपनी के प्रॉपर्टी राइट्स को चेंज करते हैं, ना सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करते हैं। अब बताओ ईवीएम में क्या खराबी है? अब हमें पता ही नहीं है ईवीएम कौन से सॉफ्टवेयर पे चलती है, तो हम बातें कर लेते हैं, है ना, ईवीएम हाईजैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये डिस्ट्रस्ट कुड हैव बीन रिस्टोर्ड। डिस्ट्रस्ट की वर्ब हो गई ये। स्टोक यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्टोक करना, आग में घी देना, है ना, आग को भड़काना। दैट की वर्ब है वॉलेट, दैट आया इंटेग्रिटी, मोड्स ऑफ इंटेग्रिटी टेस्टिंग के लिए, मोड्स के लिए आया है। कह रहा है ऑन जुलाई 19 आउटेज ऑफर्स अ सिमिलर अपॉर्चुनिटी। जुलाई 19 का जो आउटेज है, आउटेज समझते हैं आप? चीज़ों का मास स्केल पे काम करना बंद कर देना, एकदम ब्लैकआउट हो जाना। तो जुलाई 19 का ये बड़ा जो आउटेज था, ये ऑफर करता है इसी तरह का एक मौका, अपॉर्चुनिटी। अब वो मौका क्या है? कॉलम लगा दिया, अब आगे मौका बता देगा आपको, है ना, लिस्ट सी बना के बताएगा सारे मौके। कह रहा है जी मौका है टू रिजिक द सॉफ्टवेयर दैट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस नीड टू प्रोवाइड देयर एसेंशियल सर्विसेज। अब देखो काम की बात आई है आपके समझने की। रिजिक कर दो, रीडिज़ाइन कर दो, रीअरेंज कर दो उस सॉफ्टवेयर को जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन जो हैं जिनको ज़रूरत होती है प्रोवाइड करने के लिए अपनी ज़रूरी सर्विसेज को। क्यों माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा ही बनवा रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट को ऑर्डर डालो, अपने हिसाब से अपना बनवाओ, है ना, फिर ताकि बंद ना हो कभी, आपका चलता रहे। और क्यों करना है? एंड टू इनकॉर्पोरेट रिडंडेंसीज, ताकि इनकॉर्पोरेट किया जा सके, शामिल किया जा सके बैकअप प्लान को सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। और इसमें क्या और चीज़ शामिल है? इंक्लूडिंग मूवी अवे फ्रॉम सिंगल वेंडर पॉलिसी, जिसमें शामिल है आपको मूव अवे फ्रॉम करना, दूर जाना एक ही वेंडर, एक ही सप्लायर की पॉलिसी से। क्यों खाली माइक्रोसॉफ्ट? आप एप्पल का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट्स? अपना कुछ बना लो, है ना। तो इस तरीके से एक सप्लायर वाली पॉलिसी से आपको दूर हटना है। कहता है दैट प्रिजर्व द लिंक्स बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल इंगेज्ड इन इनफॉर्मल इकोनॉमीज इन द इवेंट ऑफ नेटवर्क लेवल आउटेज। ये वही चीज़ है जो प्रिजर्व करती हैं लिंक्स को, रिश्तों को दो चीज़ों के बीच, बिटवीन लगा के बता रहा है, इन इंस्टीट्यूशंस और उन लोगों के बीच में जो इंगेज्ड हैं फॉर्मल इकोनॉमीज में, छोटे मोटे कामों में। और कब? जब भी ऐसा इवेंट हो नेटवर्क लेवल आउटेज का। आई बात समझ में? तो ये काम आप जुलाई 19 से हिसाब से कर सकते हो। आउटेज की वर्ब है ऑफर्स, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है नीड, रिडंडेंसीज के लिए है दैट की वर्ब है प्रिजर्व। बोलते बोलते क्या थक गया मैं, इतना लंबा आर्टिकल आज का। रिडंडेंसीज कैसे प्रिजर्व करेंगी लिंक को? अगर कुछ बंद हुआ काम धंधा, यूपीआई कार्ड सब बंद हो गए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो इनफॉर्मल इकोनॉमीज हैं, दुकानदार है, कोई किराने वाला है, उसका काम तो नहीं रुके, कम से कम उसकी दुकान तो चलती रहे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। कह रहा द स्टेट वॉज प्रीवियसली ड्यूटी बाउंड टू डेवलप डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा जी अगर पहले की बात करें तो स्टेट ड्यूटी बाउंड था, पहले जो है इस चीज़ से वचनबद्ध था कि वो डेवलप करे इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी टेक्नोलॉजीज़ को। कह रहा है अब दूसरी ड्यूटी क्या होगी स्टेट की? दूसरी ये है जी, नाउ कॉग्निसेंट ऑफ मोर पावरफुल इंटरलिंक्स अमंग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर रियलिटीज़, इट इज़ ऑल्सो ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज शॉक प्रूफ। कह रहा है अब जब ये कॉग्निसेंट ऑफ हो गया है, अवेयर ऑफ हो गया है, इसको अकल आ गई है स्टेट को, राज्य को, इन पावरफुल इंटरलिंक्स की, आपसी रिश्तों की, जो है इन सभी रियलिटीज़ के बीच में, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हकीकतों के बीच का। जब कुछ बंद होता है तो फिर सब कुछ ही बंद हो जाता है, कल्चरल इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, सोशल इवेंट्स। कह रहे जब इसको पता लग गया कि रिश्ते इतने गहरे हैं इन चीज़ों के बीच के, तो अब इस स्टेट जो है ना, ये ड्यूटी बाउंड है, ये वचनबद्ध है, इसका फर्ज बनता है कि इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि ये जो बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये शॉक प्रूफ हो, इसमें जोर का झटका धीरे से ना लगे। चलिए रैप अप करें क्लास को। स्टेट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है इज, इट आया स्टेट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्ब है इस।
लंबा आर्टिकल था आज का, इसने बोल बोल के थका दिया आज तो। अब जल्दी से आते हैं अपने क्विज पे, क्वेश्चंस को देख लो फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, सबसे मेन इशू क्या है डिस्कस्ड है जो इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में कौन सी बात को, मतलब कौन से इशू को सबसे अच्छे से डिस्कस किया गया है। जस्ट अ मिनट। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, देख के बताओ कौन सा इशू आपको लग रहा है। द ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल ग्लिच, ये इशू है। द नीड फॉर रॉबस्ट डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये इशू है। एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ये है। या फाइनेंशियल लॉसेज सफर्ड बाय एयरलाइंस ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच। समझदारी से समझोगे तो इसका आंसर एक झटके में निकल जाएगा। ट्राई खुद से दे लो, पहले मैं करवा रहा हूँ आंसर। देखो ये आर्टिकल इस आउटेज के बारे में नहीं है, ये आर्टिकल है कि इससे निपटा कैसे जाए, आगे होने से रोका कैसे जाए। तो ज़रूरत है हमारे एक मजबूत डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इस ऐसी आउटेज को फिर से ना झेले। यही इशू इसमें डिस्कस किया गया है। एयरलाइन के लॉस और ये सब तो इधर उधर की बातें हैं, मेन इशू ये था, ये नीड है हमारे पास रोबस्ट जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अपॉर्चुनिटी डज द जुलाई 19 आउटेज ऑफर। जुलाई 19 के इस बड़े स्केल के आउटेज से, मॉल फंक्शन से कौन सा मौका हमें मिला है। करो खुद से ट्राई करो एक बार। देखो इससे ना तो हमें मौका मिला है कि हम नए सॉल्यूशन बनाएं, पुराने तो संभल नहीं रहे, नए क्यों बना लें। ना आईटी का यूज़ करना हमें कम करना है, इससे कुछ भी नहीं होगा, कम करने से हमारे नुकसान है। ना हमें आईटी से दूर भागना है, इससे दूर भाग के कहाँ जाएंगे। हमें तो इसी को इम्प्रूव करना है और सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना है या रेजिलिएंट बनाना है जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर रहे हैं। इसी में रहना है आईटी में और इसको और अच्छे से मजबूत बना के यूज़ करना है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। चलिए फूल प्रूफ मीनिंग पूछा है आपसे, अच्छे से करवाया था 1 वर्ड। रोल बैक और रोल ओवर के बीच का डिफरेंस पूछा है, दोनों रोल रोल वाली फ्रेजल वर्ब्स ऑलरेडी आप कर चुके हैं। पीस मील क्या होता है, छोटे छोटे मैं बोल दूंगा तो छोड़ो ना, पीस मील का मीनिंग आप ही बता दो। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मीनिंग आपसे पूछा है, ग्रेजुअल हो, नेसेसरी हो या एडिशनल बैकअप को बोलते हैं रिडंडेंट। लास्ट में ट्रिवियल वर्ड का एंटोनिम पूछा है आपसे, उल्टा पूछा है। ट्रिवियल, फ्रिवलस, याद है ना आपको, तो उल्टा क्या होगा इसका, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट या फिर माइनर। बड़े इजी से और अच्छे से क्वेश्चंस हैं, जिसने आर्टिकल अच्छे से देखा है मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। फिर भी फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आंसर्स डाल दिए गए हैं, आप वहाँ से ज़रूर मैच करें। लास्ट में आपको मिलेंगी 2 एरर्स, अरे यार इसमें तो 3 एरर्स हैं, चलो 3 लिख दूँ मैं यहाँ। लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स, आराम से ढूंढो। पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास और तीसरी श्योर शॉट मिलेगी इस वर्ड की वजह से। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, चेक कर लेना। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। क्लास आज की कैसी लगी, सब कुछ समझ में आया। तो मेरे सबसे लास्ट तक रहने वाले बच्चे, पूरा देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो, और जिसको सब समझ में आ गया हो, थीम वीम क्लास की अच्छी लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो, सर इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे आर्टिकल्स और लेकर के आओ। तो ये आपका कमेंट, आपका फीडबैक है, ज़रूर इसको हमारे तक पहुँचाएँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।